हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.5 करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.5 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करना है और इस एक्सरसाइज को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही हमको करके देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन से ऐसे इक्वेशंस हैं जो यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन है उसके। ठीक है, इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर यूनिक सॉल्यूशन निकलता है तो हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करना है, नहीं तो उसको वैसा का वैसे ही छोड़ देना है। अब इसको चेक करने के लिए क्या मेथड गया है, तो इससे पहले हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो हमको क्या करना है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू निकालनी है और हमको उस मेथड का यूज़ करके देखना है। देखिए कौन सा मेथड है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको मेथड बता देता हूँ फिर से एक बार, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू, अगर B1/B2 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, ठीक है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 अगर है तो इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ठीक है, ये लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, लास्ट आता है A1/A2 B1/B2 और C1/C2। जब ऐसा होता है तो इनफिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, या फिर इसकी जो लाइन होती है कोइंसाइड होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर में होती है। ठीक है, इसको अलग अलग नाम से समझा जाता है। बहुत लोग इसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, ये दोनों जो रहते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, और इसको नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन वाले को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये सब इस इक्वेशन का मीनिंग है और इसी का यूज़ करके हमको सॉल्यूशन को बताना है कि जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है या कि नो सॉल्यूशन है उसका कोई भी, या फिर इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, तो जब भी आप इस सॉल्यूशन को देखें, इस वीडियो को देखें, तो बुक को सामने ज़रूर रख लीजिएगा। इससे आपको वीडियो को समझने में थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, x-3y-3 इक्वल टू 0 और सेकंड है 3x-9y-2 इक्वल टू 0। अब इसमें चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगा। तो x-3y-3, तो x-3y-3 इक्वल टू 0 और सेकंड है 3x-9y-2, सेकेंड है 3x-9y-2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें A1 A2 क्या है, A1 है हमारा 1, B1 है हमारा -3 और C1 है हमारा -3 फिर से। ठीक है, A2 है हमारा 3, B2 है हमारा -9 और C2 है हमारा -2। देखिए तो कौन सी कंडीशन फिल हो रही है हमारी, तो A1/A2 कितना है हमारा 1/3, B1/B2 कितना मिल रहा है -3/-9, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा 9, तो 1/3। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो चुका है। ठीक है, अब C1/C2 देख लेते हैं, तो -3/-2, माइनस माइनस कैंसिल, बचेगा 3/2। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है बट नॉट इक्वल टू C1/C2। सो इसका मतलब है कि ये नो सॉल्यूशन के अंदर में
आता है। अगर नो सोल्यूशन है तो क्लियरली इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाला नहीं जा सकता। ठीक है, ठीक। तो देखिए इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। देखिए जैसे जैसे आप इसके प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप देखते ही साथ बोल सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। देखिए इसको क्लियरली आप देख के बोल सकते हैं कि इसका 2/3 है और ये 1/2 है। अब 2/3 और 1/2 एक दूसरे से इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देख के ही यहाँ पर से पता चल जाता है। ठीक है, तो जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको ये प्रोसीजर को पूरा फॉलो करना पड़ता है, बट जब आप खुद प्रैक्टिस करते हैं तो समय बचाने के लिए आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्लियरली दिख रहा है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2। ठीक है, c1/c2 तक के जाने की जरूरत अपन को नहीं है। तो इसका मतलब है कि इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो लगाते हैं बाय अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो a1 क्या है 2, b1 है 1 और c1 क्या है। अभी देखिए यहाँ पास में एक चीज़ है, इसको पहले आपको ठीक करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। यहाँ पास में एक ट्विस्ट है, देखिए क्या ट्विस्ट है वो। देखिए इक्वेशन बोलता है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, और इस इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, और इसमें लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। इक्वल टू के बाद में है ये 5। ठीक है, तो अपने क्या करना पड़ेगा इसको 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, तब जाके ये c1 बन पाएगा, नहीं तो ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ठीक, तो देखिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो सेकंड क्या है 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम क्लियरली लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखा जाता है, इसको आप x लीजिएगा, इसको आप y लीजिएगा और इसको आप 1 लीजिएगा। ठीक है, अब x वाला को देखिए, इसको समझने का बहुत सिंपल सा तरीका है। x है, अब x को हम लोग देखिए किससे ये मैच करता है a1 और a2 से करता है। तो इसमें जो भी मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, उसमें a1 और a2 नहीं आएगा। देखिए x किससे मल्टीप्लाई हुआ था a1 और a2 से हुआ था, तो इसका मतलब इसके साथ में जो भी इक्वेशन बनेगा उसमें a1 और a2 का कोई खेल नहीं है, आएगा ही नहीं। तो यहाँ क्या लिखाएगा b1 b2, अगला क्या है c1 c2। ठीक है, अब देखिए ये y टर्म है तो y टर्म में b1 और b2 आ ही नहीं सकता, तो अगला क्या रहेगा यहाँ पास में a1 a2। ठीक है, और अगला क्या है यहाँ पास में b1 b2। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बस अब कुछ बचा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, ये इसलिए मैं बोल रहा था आपको बताने के लिए क्योंकि हमको इसको बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है, इसलिए मैं आपको इसको बता रहा था। देखिए तो x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2। ठीक है, अब b2 c1 लिखिए, c1 b2 लिखिए, एक ही बात है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इस माइनस का ध्यान दीजिएगा कि b2 c1 को पहले ना लिख दीजिएगा, नहीं तो ये वाला फिर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो अगला आएगा c1 a2। देखिए y टर्म है तो इसमें b टर्म नहीं आ सकता। ठीक है, ठीक, c1 a2 c2 a1 और लास्ट है 1, तो इसमें आएगा a1 b2 a2 b1। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो x अपॉन में, ठीक है, इसकी वैल्यू को अलग से नहीं निकाला था मैं, चलिए निकाल लेते हैं। तो a1 आएगा 2, ठीक है, b1 आएगा 1 और c1 आएगा -5। तरीके से a2 आएगा 3, b2 आएगा 2 और c2 आएगा -8। ठीक है, ठीक,
तो B1 C2, B1 क्या है आपका, तो B1 है आपका 1 इंटू C2 क्या है -8, तो ये है -8। ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, ब्रैकेट लगाने से गलतियाँ रिड्यूस हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, ठीक है। C1 है -5 और B2 है 2। ठीक, तैयार हो गया हमारा इक्वेशन। अब आते हैं y के टर्म पे, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं C1 मतलब -5 इंटू A2 मतलब कि 3 माइनस C2 है -8, A1 है 2। अब आते हैं अगला, ठीक है। A1 है 2, B2 है 2, A2 3, B1 1। हो गया खत्म। अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है, देखिए x अपॉन -8, 5 2 जा 10, और भी माइनस में, और माइनस प्लस, तो +10, ठीक है। y 5 3 जा 15, 8 2 जा 16, और भी माइनस में, और ये माइनस प्लस, तो यहाँ आएगा +1, 2 2 जा 4 -3, ठीक, 3 इंटू 1 हो गया, क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x अपॉन क्या आएगा यहाँ पास में, x अपॉन आएगा 10 में से 8 गया 2, y में क्या आएगा 16 में से 15 गया 1, और इसमें भी आएगा 1, ठीक है। तो एक में 2 आएगा, बाकी में 1 आएगा, ठीक। तो x अपॉन 2, y इक्वल टू 1 और 1/1, देखिए, ठीक है, बहुत सिंपल से था। इसमें पॉजिटिव आएगा क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव आएगा, बड़ा नंबर पॉजिटिव है, और ये तो पॉजिटिव है ही, बड़ा नंबर पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला सॉल्यूशन अब फाइनलाइज हो चुका है। देखिए कैसे लिखते हैं इसको, अब लास्ट में x अपॉन 2 इक्वल टू 1, सो क्या आएगा x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब दूसरा लिखते हैं y अपॉन 1 इक्वल टू 1, तो अगला क्या आएगा y इक्वल टू 1, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, दिखने में बड़ा लगता है पर है बहुत ही सिंपल, ठीक है, बस दिखता बड़ा है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि इसको आप जुबानी एकदम बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। एक समय ऐसा भी आएगा, प्रैक्टिस के ऊपर है बस आपके कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। देखिए यहीं पास में आपको देख के बताते हैं कि ये इक्वेशन कौन सा सोल्यूशन लेता है, ठीक है। तो 3/6 मतलब 1/2, 5/10, अभी दोनों माइनस माइनस खत्म, मतलब 1/2, ठीक है। ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया। अब देखिए 20/40, 0 0 खत्म, 2 1 जा 2 2 जा, ये भी 1/2, मतलब कि थर्ड वाले का क्या है, थर्ड वाले का इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों के तीनों इक्वल हैं। देखिए देखते ही साथ समझ में आ गया, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है हम, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पास में देखते ही साथ समझते हैं। तो देखिए ये है x और ये भी x, तो मतलब 1/3 आ रहा है A1/A2। दूसरा देखते हैं, माइनस माइनस खत्म, B1/B2 आएगा 1, ये 1/3 है और ये 1 है, मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। सी तक जाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब कि इसका सोल्यूशन है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन है तो निकालते हैं, चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इस बार थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट लेंगे, देखिए अब कैसे लिखा जाता है। तो x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, x माइनस 3y माइनस 7, तो x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। दूसरा है 3x माइनस 3y माइनस 15, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। डायरेक्टली इक्वेशन लिखेंगे अपन, ठीक है। देखिए कैसे लिखा जाता है इसको। तो क्या है हमारे पास में, यहाँ पास में
B1 C2, देखिए x है तो A1 का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। B1 C2 B2 C1, ठीक है। एक बार ये 1 तो अगले बार सेकंड, ठीक है। 1 पहले आएगा B1 वाला, ठीक है। दूसरा y, अब y टर्म में तो क्या आएगा, b, यहाँ पास में B1 है तो यहाँ पास में क्या होगा C1A2, ठीक है। फिर यहाँ क्या होगा C2A1, इस तरीके से, ठीक है। अब ये C1 है तो C1 के बाद क्या आएगा A1, मतलब A1B2, फिर क्या होगा A2B1, ठीक है। बहुत सिंपल था, फिर समझिए। पहला वाले को बस याद रखिएगा B1 C2, ठीक है। अब इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए B2 C1। अब देखिए ये B1 है तो B1 के बाद क्या आता है C1, तो C1A2, ठीक है। C2A1, अब देखिए C1 के बाद क्या आता है A1, ठीक है। A1B2, फिर उल्टा B2A1, इस तरीके से भी इसको आप समझ सकते हैं। काफ़ी सारे तरीके होते हैं इसको समझने के लिए, इससे हमारा इक्वेशन थोड़ा सा छोटा भी हो जाता है, ठीक है, और हमको सॉल्व करने में भी इजी रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया है, इसको मैं यहीं कर लेता हूँ जिससे मुझे इसको बार बार पलटने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, तो यहीं मैं कर लेता हूँ B1 C2। तो B1 क्या है मेरा यहाँ पास में -3, ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए डायरेक्टली -3। C2 क्या है, C2 है ये -15, ठीक है, माइनस B2 क्या है, B2 है आपका यहाँ पास में -3, और C1 क्या है आपका -7। देखिए सब माइनस माइनस आ रहा है, ये इसको इसलिए दिया गया है कि बहुत लोग इसको गलती करेंगे, ठीक है। देखिए, तो इस तरीके से अब मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ पहले, फिर बाद में सबको एक साथ इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए x, और यहाँ क्या आएगा 15 3 जा 45, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 45 माइनस, ठीक है। अभी देखिए इन ब्रैकेट के अंदर में दोनों माइनस, मतलब जो भी टर्म आएगा हमारा पॉजिटिव आएगा। 3 7 जा 21, तो ये आएगा मेरा 21, ठीक है। तो हमारा काम ख़त्म है लगभग लगभग अब। तो x अपॉन कितना आएगा, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, x अपॉन 24 आ गया, ठीक है। चलिए इसी तरीके से सेकंड निकालते हैं y के लिए। तो क्या C1A2, C1 क्या है -7, A2 क्या है यहाँ पास में 3 इंटू 3, ठीक है। C2 क्या है -15, A1 क्या है यहाँ पास में 1, ठीक है। देखिए डायरेक्टली हम लोग देख के बता सकते हैं, ओके ओके। y 7 3 जा 21, और भी माइनस में माइनस, इसका देखिए इसका माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा +15। तो y इक्वल टू क्या आएगा, 21 में से 15 गया तो कितना आएगा -6। देखिए x वाला भी टर्म आ गया, y वाला भी टर्म आ गया, अब हमको लास्ट टर्म देखना है यहाँ पर इसमें, ठीक है। तो कितना है A1B2 A2B1, A1 कितना है 1 और B2 कितना -3, तो 1 इंटू -3 माइनस A2 3 है और B1 है -3, तो ये है 3 इंटू -3, ठीक है। तो 1 कितना आएगा -3, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस प्लस, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा +9, तो इससे क्या आएगा हमारा आंसर, 9 बड़ा है, 9 में से 3 गया 6, तो 1/6, ठीक है। तो देखिए तीनों टर्म अब हमारा आ चुका है, बस हमको अब फाइनलाइज आंसर निकालना है। कितना आएगा x/24, y/-6 और 1/6, ठीक है। तो देखिए x/24, y/-6 एंड 1/6, तो देखिए निकालते हैं x/24 इक्वल टू 1/6, 24 इधर जाएगा, सो x इज इक्वल टू 24/6, 6 1 जा 6 4 जा 24, तो x इज इक्वल टू आया मेरा आंसर 4, ठीक है। तो y/-6 इज इक्वल टू 1/6, so y equal to -6/6, 6 is cancelled, I answer -1. So this is our final answer, x is equal to
4 एंड y इक्वल टू -1। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, ये मेथड काफ़ी इजी मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी इजी है मान के चलिए आपका। ठीक है, सॉरी, एलिमिनेशन मेथड से भी इजी है वैसे ये। ठीक है, बस इसमें प्रॉब्लम कहाँ होता है, मैक्सिमम जो गलतियाँ लोग करते हैं वो इन टर्म्स में ही करते हैं, मतलब ये माइनस माइनस प्लस माइनस इनमें ही लोग गलतियां कर देते हैं। तो आप चाहें तो इनको सेपरेटली भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने निकाला। सबसे पहले एक्स टर्म को कंप्लीट कर लीजिए, वाई टर्म को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, वन वाले टर्म को कंप्लीट कर लीजिए, फिर बाद में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलती नहीं है यहाँ पास में कि कोई बोलेगा कि नहीं ये मेथड गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप इसको सेपरेटली भी निकालेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन अब कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरीके से देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन को। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ए और बी की ऐसी क्या वैल्यू लूँ मैं यहाँ पास में कि मेरा इसका जो सोल्यूशन है वो इन्फिनाइट सोल्यूशन बन जाए। इन्फिनाइट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों के तीनों इक्वल टर्म्स में आते हैं, इसका मतलब इन्फिनाइट सोल्यूशन है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। देखिए a1 और ए और बी जो दे रहा है इसको मेरे को ऐसा वैल्यू लिखना है कि मेरी आंसर कितना आए, 2 आए। ठीक है, तो मुझे इस तरीके से इसको लिखना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसके साथ में, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले से ही मान के चलते हैं कि ये इन्फिनाइट सोल्यूशन वाला टर्म ही है। ठीक है, तब जाके उसको इक्वेट करके देखेंगे हम लोग कि इसको कैसे इक्वेट किया जा सकता है। चलिए लिखते हैं फिर क्वेश्चन को सबसे पहले। सो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। सो 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें a माइनस बी एक्स है, a प्लस बी वाई है और 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, तो देखिए a माइनस बी है x, a प्लस बी है y और अगला है 3a प्लस बी माइनस 2 प्लस बी माइनस 2। ठीक है, इसको थोड़ा इक्वेट अच्छे से लिख लीजिएगा इक्वेशन को। तो लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत लोग गलतियां करते हैं, इसको इधर शिफ्ट नहीं करते हैं और बाद में c1 को प्लस 7 ले लेते हैं, तो इसमें गलती हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, बहुत लोग गलतियाँ करते हैं। ठीक है, इधर हो गया, अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा इसकी वैल्यू, -3a माइनस बी प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। ओके, चाहे तो इस माइनस टर्म को आप बाहर रहने दीजिए और बाकी पूरे सिस्टम को इधर ले आइए, मतलब एक ब्रैकेट लगा के भी आप काम कर सकते थे, मैंने नहीं लिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसका a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू लिख लीजिए। तो a1/a2 इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन मुझे बनाना है, तो अब देखिए क्या है, तीनों के तीनों इक्वल है, इसका मतलब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल होना चाहिए। देखिए a1/a2 में क्या आएगा, a1/a2 में आएगा 2/a माइनस बी, b1/b2 में क्या आएगा 3/a प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से आएगा। और तीसरा में क्या आएगा, -7 है तो -7 और नीचे क्या आएगा, ये पूरा का पूरा टर्म आएगा। ठीक है, तो क्या है -3a माइनस बी प्लस 2। ठीक है, ठीक, अब देखिए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इससे हम लोग को दो इक्वेशन मिलने का, देखिए क्या इक्वेशन मिलता है। ठीक है, एक लीनियर वेरिएबल वाला टर्म बनेगा इसमें भी, a और b वाले में ही। देखिए कैसे बनता है इसको। ठीक है, सो 2/a माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू 3/a प्लस बी। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 3a माइनस बी। तो क्या आएगा, 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। ठीक है,
सारे टर्म को इधर ले आइए या इसको इधर ले जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में से आप जो करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ क्योंकि ये छोटे टर्म्स हैं, ठीक है। तो 3a माइनस 2a माइनस 3b और इधर गया तो माइनस 2b, ठीक है। तो 3a में से 2a गया तो a और माइनस 3b माइनस 2b आएगा माइनस 5b। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा एक पहला इक्वेशन आया है अभी। पहला इक्वेशन क्या बोलता है, a माइनस 5b, ठीक है। और इधर आया था 0, तो इसको भी आप 0 ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको पहले वाले को सेकंड वाले से कर लिया, अब पहले वाले को आप थर्ड वाले से कर लीजिए, ठीक है। ये सेकंड वाले को थर्ड वाले से कर लीजिए, दोनों में से आप जो चाहें कर सकते हैं, हमको इक्वेशन से मतलब है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन ये कंप्लीट हो चुका था, दूसरा इक्वेशन चलिए बनाते हैं, ठीक है। तो a1 सॉरी तो गलती हो गया, कोई नहीं, ठीक है। 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस 3a माइनस बी प्लस 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको इससे, तो 2 माइनस 3a माइनस बी प्लस 2, और इसको लिखेंगे तो a माइनस बी माइनस 7 ब्रैकेट में है, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है। यहाँ पास में भी लोग कभी कभी गलती कर देते हैं, जो जो मेरे को लग रहा है कि गलती कर लेते हैं लोग, वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो 3 2 6, तो माइनस 6 है, फिर ये है माइनस 2b और 2 2 4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 7a माइनस माइनस प्लस 7b, ठीक है। ठीक, अब इसको फाइनलाइज कर दीजिए आप इस इक्वेशन को, तो कैसा आएगा देखिए, ये बड़ा टर्म है, ठीक है, इसको आप इधर ले जाइए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन थोड़ा इजी दिखेगा। तो 7a इधर आ गया माइनस 6a, ठीक है। ये है माइनस 2b, इधर आएगा तो ये बनेगा माइनस 7b, और ये तो प्लस 4 है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन आया। तो 7a में से 6a गया तो बचेगा a, और ये दोनों माइनस में है तो 7 और 2 बनेगा 9, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, इस इक्वेशन से मिलेगा माइनस 9b, और ये आपका 4 तो है ही, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पास में क्या मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा हमको a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। पहला ये मिला, और इसके पहले वाला क्या मिला था हमको इक्वेशन में, इसके पहले वाले में मिला था हमको ये a माइनस 5b इक्वल टू 0। देखिए इससे पहले वाला क्या मिला था हमको, a माइनस 5b इक्वल टू 0। देखिए तो इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहीं यूज़ किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकता है यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें कोई तकलीफ नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए a और b टर्म तो दिया हुआ है, आपका a2 और b2, पर c2 टर्म नहीं दिया हुआ है, तो इससे हमको ये फ़ायदा मिलेगा। देखिए कैसे, इस टर्म का अगर मैं यूज़ करता हूँ तो a इक्वल टू मेरे पास कितना आ रहा है, 5b आ रहा है। अब इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो देखिए कितना आ रहा है, तो a इक्वल टू 5b मतलब 5b माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए 9b में से 5b गया तो कितना आया, माइनस 4b प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको इधर ले जाएंगे तो आएगा 4b इक्वल टू 4, 4 4 कैंसिल, b इक्वल टू आएगा 1, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ इस चीज़ों में, तो आप मत लीजिएगा, पक्का एकदम क्या करना है, इसको आपको इक्वेशन एकदम लिखना है अच्छे से, ठीक है। ये इक्वेशन दे दीजिएगा, नाम इसका ज़रूर दीजिएगा। क्या था इस इक्वेशन का नाम, मैंने पहले दिया था कहीं पास में, देखिए इक्वेशन नंबर 1 दिया था मैंने इसको, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिएगा, ठीक है। तो जब इसको लिखेंगे तो पुटिंग द वैल्यूज़ करके लिखिएगा, और इसको फिर इसमें पुट करके देखिएगा, ठीक है। तो b1 की वैल्यू निकल चुकी है हमारे पास में, अब हमको a1 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए a इक्वल टू 5 इंटू 1, तो आंसर आया 5। तो a का वैल्यू भी आ गया 5 और b का वैल्यू आ गया 1। अब हम लोग क्या करना है, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन की वैल्यूज़ को अब बता सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो विच वैल्यू ऑफ a एंड b, तो a आया 5 और b आया
1, ठीक है। ए आया 5 और बी आया 1। अब देखते हैं, चलिए पुट करके इक्वेशन में। तो इक्वेशन क्या था, ए माइनस बी एक्स, ठीक है। तो कितना आएगा, पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, ए प्लस बी वाई, और अगला क्या है 3a प्लस बी माइनस 2, 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। पुट करिए वैल्यू को, तो a माइनस बी कितना आएगा 5 माइनस 1 एक्स, ये कितना आएगा 5 प्लस 1 वाई, और ये कितना आएगा 5 इंटू 3 प्लस 1 माइनस 2, ठीक है। तो ये आएगा 4x, ये आएगा 6y, और अगला कितना आएगा 3 5 ज़ा 15, और इसमें बचेगा -1, ठीक है। तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 15 में से 1 गया 14, प्लस में वो भी इधर आएगा तो माइनस टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन बना। और इसके पहले वाले क्या था 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 है। तो इसके पहले वाला इक्वेशन हमारा क्या था, देखिए 2x प्लस 3y माइनस 7, इसको इधर ले आइए, देखिए। तो देखिए अब क्लियर है, 4/2 करेंगे। अगर मैं, ये आपका याद रखिएगा, ये वाला आपका फर्स्ट वाला टर्म है, ये वाला आपका सेकेंड टर्म है, ठीक है। a1 a2 कितना आ रहा है, a1 आएगा 2 और a2 आएगा 4, b1 आएगा 3 और b2 आएगा 6, c1 आएगा आपका -7 और c2 आएगा -14, माइनस माइनस कैंसिल, 7/7 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, सब के सब इक्वल हो गए। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक चीज़ का याद रखिएगा, बहुत लोग क्या करते हैं अपने हिसाब से सोचने लग जाते हैं थिंकिंग में कि ए और बी को ऐसा क्या रखूं मैं कि मेरा आंसर आ जाए, ऐसा भी बहुत लोग करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये क्लियरली पहले ही बोल दे रहा है कि इन्फिनेटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसका आंसर है पहले से। तो आपको इस इक्वेशन का ही यूज़ करना है, ठीक है। देखिए ये इक्वल टर्म वाला देख रहे हैं, इसका ही यूज़ करना है। ये इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन का इक्वेशन का इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन का इक्वेशन यही है, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पिलर ऑफ लिनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि a1/a2 कौन सा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। और हमको एक ही वेरिएबल दिया हुआ है जो कि k वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए a1 b1 c1 सब दिया हुआ है। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके सॉल्व करेंगे तो आपका इक्वेशन बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करके देखिए तब भी हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप नो सॉल्यूशन वाले इक्वेशन को बनाएं तो भी बहुत ही इजी बात है, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन वाले मेथड से करते हैं, ज़्यादा हमारा इजी क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए करते हैं। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो इसी का क्वेश्चन नंबर है 2। तो अगला क्या है 3x प्लस वाई, लगभग लगभग हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, जो इजी क्वेश्चंस रहेंगे उसी को हम लोग स्किप करके देखेंगे, ठीक है। देखिए ये तैयार हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है 2k माइनस 1, फिर k माइनस 1, ठीक है, और 2k प्लस 1 है, ठीक है। तो देखिए 2k माइनस 1 ये है x, फिर k माइनस 1 ये है y, और अगला है 2k प्लस 1, ठीक है। ठीक, अब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 कर लेते हैं। तो इस 1 को इधर ले जाइएगा, ठीक है। देखिए 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसका क्या आएगा 2k माइनस 1, और ये आएगा k माइनस 1, और ये आएगा -2k प्लस 1, ठीक है। देखिए a1/a2 कितना आ रहा है
A1 अपॉन A2 आ रहा है 3 अपॉन, ये है A2 तो है 2k माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से देखिए B1 अपॉन B2 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1 अपॉन k माइनस 1, और अगला आ रहा है C1 अपॉन C2 कितना आ रहा है -1 अपॉन -2k प्लस 1, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल। अब इसमें नो सोल्यूशन की बात आ रही थी, तो नो सोल्यूशन में हमको कैसे निकालना है देखिए। तो हमको दोनों चीज़ें बताएंगे, पहले k का वैल्यू बताएंगे और k का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए ये भी बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो बहुत ही सिंपल सा है, 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू है क्या, 1 अपॉन 2k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा देखिए, 3 2k प्लस 1 और यह आएगा 2k माइनस 1, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करने पे इतना ही आता है, तो 6k प्लस 3 नॉट इक्वल टू 2k माइनस 1, ठीक है। देखिए इसको इधर ले आइए, 3 को उधर ले जाइए, तो क्या आएगा 6k माइनस 2k और यह आएगा -1 और -3, तो 6k में से 2k गया तो 4k और यह आएगा -4, ठीक है। 4 4 कैंसिल, k इक्वल टू आएगा -1, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है k का -1, वो भी नॉट इक्वल टू में। तो k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, k की वैल्यू -1 होगा, तब इसका नो सोल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सोल्यूशन, ठीक है। कितना होना चाहिए k का वैल्यू, k का वैल्यू होना चाहिए -1, ठीक है। ठीक है, इतना ही आंसर था, ठीक है। अब इसको क्रॉस चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारा आंसर आ रहा है क्या वो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, ठीक है। ठीक है, देखिए एक बार और, तो A1 अपन A2 है जो B1 अपन B2 के बराबर आना चाहिए पहला, ठीक है। तो इसको भी करके देखिए एक बार कि कितना आ रहा है आपका, तो 3 अपॉन 2k माइनस 1, 3 अपॉन 2k माइनस 1, ठीक है, ठीक है। 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू k माइनस 1, सॉरी कहाँ गड़बड़ हो गया यार, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर, कितना आ रहा है 3 अपॉन 2k माइनस 1, ठीक है। तो 3 अपॉन 2k माइनस 1 और यह है 1 अपॉन k माइनस 1, तो यह है अगला 1 अपॉन k माइनस 1, ठीक है। देखिए ये दोनों इक्वल टर्म में है, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3k माइनस 3 और इसका कितना आएगा 2k माइनस 1, ठीक है। तो इसको इधर ले आइए तो 3k माइनस 2k और इसको इधर ले जाएंगे तो -1 प्लस 3, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आएगा k और इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमको क्या पता चलता है, इन दोनों इक्वेशन से हमको ये पता चलता है कि k की वैल्यू -1 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, और k की वैल्यू 2 के बराबर ही होगा, ठीक है। अगर k की वैल्यू को मैं 2 रखूँगा तभी नो सोल्यूशन आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको -1 रखता हूँ तो नो सोल्यूशन इसका नहीं आएगा, ठीक है। तो हमको अगर नो सोल्यूशन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे k इक्वल टू 2 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 2, क्योंकि ये इक्वल टर्म में आया और ये नॉट इक्वल टू 2 में आया, तो मतलब k इज़ नॉट इक्वल टू 1 हुआ अगर, तो इसका नो सोल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोनों इक्वेशन को देखना क्यों ज़रूरी था, ठीक है। तो कहीं कहीं आप अगर इसको सर्च मारेंगे या फिर कोई अगर कुछ आपका गाइड में सर्च करेंगे तो आपको एक ही सोल्यूशन दिखाएगा, कौन सा सोल्यूशन, सिर्फ इतना ही टर्म दिखाएगा, ठीक है। पर याद रखिएगा कि आपको दोनों टर्म करके बताने पड़ेंगे, पहला कि क्या ऐसा टर्म नहीं रखूं कि सोल्यूशन ना बने,
और दूसरा कि क्या ऐसा टर्म रखूं कि मेरा सोल्यूशन बन जाए। ठीक है, आपको दोनों टर्म करके बताने पड़ेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो 8/3 है, 5/2 है, तो क्लियरली इसका यूनिक सोल्यूशन है। और इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पहले भी काफ़ी किए हुए हैं, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे एकदम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूँगा। ठीक है, ओके। तो फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड क्यों बोला है? अलजेब्रिक मेथड इसलिए बोला है कि आप तीनों में से कोई भी इक्वेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करिए, चाहे आप आपका एलिमिनेशन मेथड यूज़ करिए, चाहे आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करिए। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं बोला है कि इसी मेथड का यूज़ आपको करना है, जो सुटेबल हो। ठीक है, तो देखिए 4 क्वेश्चन में आपके जो क्वेश्चन है ये वर्बल क्वेश्चन है, तो चलिए एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। मतलब कि एक मंथली रेंटल तो हॉस्टल में रहने का फिक्स्ड है, और हॉस्टल वाले जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम आपको इसमें मेस जो खाना खाते हैं उसका फूड का चार्ज इंक्लूड नहीं करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको यहाँ के हॉस्टल में खाना है कि बाहर के हॉस्टल में खाना है। ठीक है, अगर आपको हॉस्टल वाले मेस में ही खाना है अगर, तो आपको पर डे के हिसाब से उसका चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें अननोन है। क्या? पहला कि उसका मंथली रेंट कितना है, दूसरा कि उसको एक दिन के खाने का चार्ज कितना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 20 days सी हैज़ टू पे 1000 रुपीज़ एज हॉस्टल चार्ज। ठीक है, तो उसने 1000 रुपीज़ दिया, कितने 20 days रही वो लड़की। ठीक है, और उसने कितना पे किया, 1000 रुपीज़ पे किया। वेयर एज स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 days, 26 days तक उसने खाना खाया हॉस्टल में, और उसने कितना पे किया, 1180। ठीक है, तो देखते हैं कि फिक्स जो हॉस्टल का चार्ज था वो कितना है। ठीक है, पूछ रहा है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है, तो इसी में बता दिया है कि आपको क्या लेना है, फिक्स चार्ज का एक वेरिएबल ले लीजिएगा और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे का वेरिएबल ले लीजिएगा। चलिए ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। तो 20 days और 1000 रुपीज़, 26 days एंड 1180 रुपीज़। ठीक है, ओके। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोलता है, लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल। ठीक है, तो कितना रुपीज़ है हमको नहीं मालूम, तो x रुपीज़ ले लीजिएगा। ठीक है, और अगला है फूड पर डे हैव टू पे, कितना है हमको नहीं मालूम, तो हम क्या लिखेंगे, y वेरिएबल। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो फिक्स चार्ज के लिए क्या था, x, फिर उसके बाद खाना कितने दिन खाया उसने, 20 days। ठीक है, तो देखिए 20 days के हिसाब से पर डे को उसने y चार्ज किया होगा, 20 days रही और हर दिन उसने पे किया, तो ये y, और कितना हो गया टोटल मिलके, टोटल हो गया 1000 रुपीज़। यहाँ पास में आएगा 1000 रुपीज़। इक्वेशन नंबर 1 तैयार। ठीक है, ठीक। सेकंड है 26 days रुकी। ठीक है, देखिए फिक्स चार्ज प्लस 26 days और उसने पर डे का पैसा दिया और बना 1180 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 भी तैयार है, 2 भी तैयार है। अब आप इसको तीनों में से कोई से भी मेथड से कर लीजिए, आपका आंसर आने से मतलब है। मेरे अंदाज से तो एलिमिनेशन मेथड इसके लिए बेस्ट रहेगा। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि देखिए x दोनों पहले से ही बराबर है, तो आप सीधा इसको माइनस करेंगे तो ये x टर्म हट जाएगा, सीधा आपका y टर्म आ जाएगा, और इस तरीके से आपका इक्वेशन बहुत ही छोटा हो जाएगा और बहुत ही इजीली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर मैं न्यूमरेटर से 1 माइनस कर दूं तो मेरा फ्रैक्शन जो है वो 1/3 बन जाएगा। ठीक है, अभी उसने बोला नहीं कि फ्रैक्शन है क्या। एंड इट बिकम 1/4 when 8 is added to the numerator। अगर मैं 8 को ऐड कर दूं किसमें, डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो मेरा फ्रैक्शन 1/4 बन जाएगा। फाइंड द फ्रैक्शन बोल रहा है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ठीक, तो चलिए देख लेते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन में फिर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, लेट द फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन y। ठीक है, ना न्यूमरेटर मालूम है ना डिनोमिनेटर मालूम है। अब सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था हमारा, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर से। ठीक है, तो x माइनस 1 अपॉन y को वैसा का वैसा ही, और ये आएगा 1/3। ठीक है, अब इसको आपको थोड़ा इजी वे में लेके आना है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आएगा 3x माइनस 1 और ये आएगा y, तो ये आएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। इसको इधर ले आइएगा, 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 तैयार। ठीक है, अगेन x अपॉन डिनोमिनेटर में क्या करना था, 8 को ऐड करना था, तो y प्लस 8 कितना बन जाता, 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा है, 4 को इससे तो 4x, इसको इससे तो y प्लस 8, तो 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 भी तैयार है। ठीक है, देखिए इसका अगर मैं a1 अपॉन e2 निकालूं तो 3/4 बनेगा, और ये y टर्म इसमें भी -1 है, इसमें भी -1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसको भी सॉल्व करने का बेस्ट मेथड क्या हो सकता है, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दूं, पहला इक्वेशन को दूसरे से, तो मेरा y टर्म तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसके लिए भी एलिमिनेशन मेथड मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड रहेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपका इक्वेशन बहुत ही छोटा हो जाएगा और बहुत ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करते करते आएगा कि किस मेथड का यूज़ करने से आपका सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही जल्दी आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं, चलिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। ठीक है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ये एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, और इस टाइप का स्कोरिंग पैटर्न भी रहता है कि देखिए क्या लिखा हुआ है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। हर एक क्वेश्चन का सही जवाब देने से 3 मार्क्स मिलेगा, और एक भी गलत हुआ, ठीक है, तो 1 मार्क्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब गलत वाले का 1 घट जाएगा। तो एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर उसने 3 क्वेश्चन सही दिए, ठीक है, सही जवाब दिया 3 क्वेश्चन का फॉर ईच राइट आंसर, तो 3 × 3 9, और चौथा क्वेश्चन गलत दे दिया तो कितना हो गया आएगा, 9 में से 1 चला गया 8। तो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का उसको 8 मार्क्स मिला। ठीक है, अगर सही देता तो 12 मिलता, पर गलत होने के कारण 8 हुआ। तो ऐसा करने से उसको कितना मिला है, 40 मार्क्स मिला पहले बार में। फिर उसमें एक पैटर्न नया लाया, क्या लाया, 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगले बार बोला हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलेगा, और हर एक गलत आंसर के लिए 2 मार्क्स हटा दिया जाएगा। जब ऐसा पैटर्न ले आया गया तो उसने 50 स्कोर किया। ठीक है, अब ऐसा हुआ, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द टेस्ट। क्वेश्चन ही पूछ ले रहा है कि कितने आए थे। ठीक है, अब देखिए हमको ये नहीं मालूम कि राइट आंसर कितना है, और ना ही ये मालूम है कि रॉन्ग आंसर कितना है। ठीक है, और ये पूछ कुछ और ही रहा है, क्वेश्चन कितने हैं। तो देखिए इसको कैसे किया जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है,
बस थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। तो पहले हमको राइट और रॉन्ग आंसर के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी से हमारा क्वेश्चन रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेट द राइट आंसर इक्वल टू x, ठीक है। x राइट आंसर है एंड द रॉन्ग आंसर कितना है, y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए 3 लिख लीजिए और राइट आंसर के लिए x, ठीक है। अब बोल रहा है 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर लूजिंग, मतलब उसने मार्क्स को लूज किया। अब देखिए अगर वो गेन कर रहा है तो जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। अब जब वो लूज कर रहा है 1 मार्क्स तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, तो -y, ठीक है। 1 था क्योंकि 1 मार्क्स लूज किया इसलिए 1 × y, गेन किया तो प्लस आया 3, ठीक है। और अगर लूज किया तो माइनस, ठीक है। तो जो मेरा वेरिएबल है x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा, ठीक है। और दोनों को देखिए करेक्ट में से लूजिंग वाले को अगर माइनस करता हूँ तब मेरा आंसर कितना आ रहा है, 40। तो देखिए पहला इक्वेशन मेरा तैयार। सेकंड देखिए क्या है, 4 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, तो 4 मार्क्स उसको करेक्ट के लिए मिलेगा और गलती के लिए -2y, ठीक है। तो 2 गलत 4 सही, ऐसा, ठीक है। तो 4 मिलेगा मार्क्स कितने के लिए, करेक्ट के लिए। तो करेक्ट कितने हैं, x करेक्ट है, हमको नहीं मालूम कितने हैं। y गलत है, हमको नहीं मालूम कितने हैं, पर 2 मार्क्स कटेगा। तो जब ऐसा होगा तो कितना मिलेगा उसको मार्क्स, 50 मार्क्स मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2। अगर मुझे राइट और रॉन्ग क्वेश्चंस पता चल जाए तो मेरा काम खत्म, क्योंकि अभी समझ लीजिए 50 क्वेश्चंस अगर दिए एग्जाम्पल, अगर 40 राइट हैं तो गलत कितने होंगे, गलत 10 ही होंगे और दोनों का मिला के 50 होता है। तो अगर सही और गलत पता चल जाए तो टोटल भी पता चल जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए तो इक्वेशन हमारे सामने है, अब आप इसमें से कोई भी मेथड लगाइए, आपका आंसर आना चाहिए। तो आप कौन सा मेथड लगाना चाहेंगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही कर रहे हैं, तो इस पे भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप चाहें तो दूसरे मेथड से भी इसको करके दे सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मेरा एम था कि आपको सिर्फ इक्वेशन ला के दे देना, फिर भी मुझे लगता है कि आपको एक क्वेश्चन तो करके बताना ही चाहिए, ठीक है। ठीक है, देखिए सो x अपॉन कितना आएगा, x अपॉन आएगा b1c2, मतलब -1 × 50 माइनस b2c1, तो -2 × 40, ठीक है। तो कितना आएगा देखिए, x अपॉन -1 × 50 मतलब -50, माइनस माइनस प्लस 2 × 4 मतलब 80, मतलब कितना आ गया, x अपॉन 30, ठीक है। अब देखिए y वाला, y वाले के लिए क्या है, y मतलब b नहीं होना चाहिए, मतलब C1A2, C1 क्या है। अब देखिए यहाँ तो गलती हुआ है, हमारा गलती क्या हुआ है कि ये C1 और C2 अभी इक्वल टू के इधर है और इसको मेरे को इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको करेक्ट करिएगा, तो इसको मैं माइनस और इसको भी मैं माइनस कर लेता हूँ और इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके की गलतियां हो सकती हैं। देखिए मैंने भी गलती कर दिया, तो समझ सकते हैं कि गलती कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पास में भी माइनस है तो ये भी माइनस, और यहाँ पास में भी माइनस है तो ये भी माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 50 और ये माइनस प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पास में
माइनस प्लस प्लस 80, ठीक है। और सॉरी माय मिस्टेक, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस पहले से दिया होता है, ये माइनस, तो आंसर आएगा -30, ठीक है। अब वाई टर्म निकालते हैं, तो वाई के लिए ये है, तो ये है -40, तो -40 इंटू 4 माइनस, ठीक है, ये वाला इससे। फिर एक याद रखिएगा, कभी कभार इसको ऐसे कर देते हैं, जब हम लोग थोड़ा इजी मेथड को यूज़ करना चाहते हैं तब हम लोग इस टाइप की गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। देखिए 50, तो 40 इंटू ये, ठीक है, 3, तो ये आएगा C1A2, C1A2। अब क्या आएगा C2, C1A2, A2 C1, A2 क्या है, तो C1A2, ठीक है, A1 C2, ठीक है, C1A2, C1A2, ठीक है, फिर A1 C2, C2 A1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो -53, ठीक है, तो y इक्वल टू 4 -160, 416, फिर माइनस माइनस प्लस 5 3 15, और ये आ गया 0, तो y का टर्म कितना आया -10, ठीक है। x का आ गया, y का आ गया, अब 1 वाला बचा हुआ है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो 1 अपॉन A1 A2, A1 A2 क्या है, ये और ये, तो 3 इंटू 2 माइनस में, तो 3 इंटू -2 माइनस 4 इंटू -1, तो 4 इंटू -1, सो 1 अपॉन 3 2 6, 4 1 4, माइनस माइनस प्लस मतलब 4, तो आंसर आएगा 1 अपॉन -2, ठीक है। ओके, तो चलिए अब फाइनल करते हैं अपने क्वेश्चन को। सो x अपॉन -30 इक्वल टू y अपॉन -10 इक्वल टू 1 अपॉन -2, माइनस 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 सब खत्म, ठीक है। तो x अपॉन 30 इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो आंसर कितना आएगा, x इज इक्वल टू 30 अपॉन 2, 2 1 2 15 तो x इज इक्वल टू आया 15, मतलब करेक्ट आंसर कितने हैं 15। अब देखिए y अपॉन 10 इक्वल टू 1 अपॉन 2, सो y इक्वल टू 10 अपॉन 2, कैंसिल, ये आया 5, आंसर आया 5, y इक्वल टू 5, तो रॉन्ग आंसर है 5 और राइट आंसर है 15, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया सही आएगा नहीं, आप इसको बुक से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने क्रॉस चेक नहीं किया है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको ओके हो गया होगा, आप समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और इसमें फिजिक्स का यूज़ है। देखिए कैसा है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर ए पार्ट ऑन ए हाईवे, ठीक है। एक जगह है, प्लेस ए और बी दोनों के दोनों 100 किलोमीटर है हाईवे में, ठीक है, 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, ठीक है। अब एक कार आपका ए से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा कार बी से स्टार्ट हो रहा है एट द सेम टाइम इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो क्या होगा, पहला, ठीक है। तो हमको दोनों कार का स्पीड नहीं दिया हुआ है, अननोन है। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, तो दोनों जाके 5 घंटे बाद मिल लिए, मतलब कि जरूर आपका ए कार या फिर बी कार दोनों में से एक कार फास्ट चल रहा होगा, क्योंकि हमको ये नहीं मालूम कि एक पहले प्लेस पड़ रहा है कि बी पड़ रहा है, ठीक है। बस दोनों मालूम है कि दोनों 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। तो अगर बी स्लो चल रहा होगा तो ए फास्ट चल रहा होगा, इसलिए 5 घंटे बाद उन लोग जाके मिल गए। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि ए वाला, समझ लीजिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ फिगर में, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ये ए है और ये वाला बी है, ठीक है, और ये है आपका बी। जब ए वाला भी इधर जा रहा है और बी वाला भी इधर जा रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100
किलोमीटर। अब दोनों इधर जा रहे हैं तो 5 घंटे बाद उन लोग मिलेंगे। कितने घंटे बाद? 5 घंटे बाद उन लोग मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए ए वाला इधर जा रहा है और बी वाला इधर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों 100 किलोमीटर पे हैं। ये भी इधर से तेजी से जा रहा है, ये भी इधर से तेजी से जा रहा है, तो जल्दी पहुंचेंगे ना, तो इसको 1 आवर। ठीक है, ये आगे बढ़ रहा है और ये भी अपने बढ़ रहा है। अगर ये रुका होता और यही खाली चल रहा होता तो और कम समय लग सकता था, पर ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो ये जितना भी चल रहा होगा, एक एग्जाम्पल समझिए कि बी वाला जितना भी चल रहा होगा और इसको जितना भी चल रहा है, एग्जाम्पल समझिए कैसे, समझ लीजिए कि ये 60 पे चल रहा है ए वाला और बी वाला 20 पे चल रहा है, तो एक्चुअल में ए वाले कितना डिस्टेंस कवर कर ले रहा है। तो देखिए इसके स्पीड से अगर मैं इसको स्पीड को माइनस करूं तो एक्चुअल में ए वाला बी वाला को कवर अप करने के लिए कितना चल रहा होगा? 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही चल रहा होगा, क्योंकि 20 किलोमीटर तो इसमें से इसका माइनस हो जा रहा है ना, है कि नहीं है। अब इसको देखिए, ये 60 से इधर जा रहा था तेजी से, ये आपका 20 से इधर जा रहा है, तो इसने 60 कवर किया और इसने 20 कवर कर लिया, तो एट ए 1 आवर में इसने कितना कवर किया, इसने कितना कवर कर लिया? इसने 60 किया, इसने 20 किया, दोनों मिलके कितना हो गया? 80 हो गया। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए 100 दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको 80 मानता हूं तो इसने 80 कवर किया 1 आवर में, क्योंकि 80 किलोमीटर पर आवर के साथ चल रहा था, और ये 20, तो ये 20 किलोमीटर पर आवर, दोनों को ऐड कर दीजिए, 100 किलोमीटर हो गया। दोनों 1 घंटे में कवर कर लिए। इसको अगर मैं 80 मान लेता हूँ और इसको 20 मान लेता हूँ, देखिए तो कितना? 60 किलोमीटर पर आवर। 80 चला और 20 ये और आगे बढ़ गया, तो इसने कितना कवर किया? 60 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, अब देखिए इसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे। दोनों गाड़ी का हमको स्पीड नहीं मालूम है, देखिए अब कैसे लिखा जाता है इसको। सो लेट द स्पीड ऑफ, इसी में मैंने आपको सारा आंसर बता दिया है। देखिए अभी स्पीड ऑफ कार ए कितना ले लीजिए? x किलोमीटर पर आवर ले लीजिए। ठीक है, द स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है, d अपॉन टी। इसी फॉर्मूले का यूज करना है अपने को। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। स्पीड हमको मालूम है नहीं, x, ठीक है, x किलोमीटर है पर आवर। ठीक है, d डिस्टेंस मालूम है क्या? यस, 100। ठीक है, और टाइम कितना लगा? 5 आवर। 5 आवर। स्पीड कितना था? स्पीड था हमारा, x मत लिखिएगा खाली, x माइनस वाई। ठीक है, क्योंकि देखिए ये आगे बढ़ रहा था, ये भी आगे बढ़ा, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो ना है 100 किलोमीटर तय करने वाला। और 5 घंटे में उसने कवर अप किया इसको, कितने को? 100 किलोमीटर का कवर किया उसने। जब ए वाला बी तक पहुंच जाएगा तभी तो 100 किलोमीटर तय किया ए वाले ने। ठीक है, तो इसीलिए देखिए 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तो लेना पड़ेगा। कितना समय लगा? 5 घंटा लगा। तब 80, ये देखिए x माइनस वाई लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि b वाला आगे बढ़ रहा है, a वाला भी बढ़ रहा है। अगर ये 20 आगे बढ़ा तो ये 80 बढ़ा, 80 बढ़ा तो 20 इसमें से हट जाएगा। ठीक है, ठीक, तो अब इक्वेशन को बना लीजिए, 5 को इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। इक्वेशन में से दोनों में से 5 निकाल लीजिए, या फिर इसमें से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 1 जा 5 2 जा 20। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं और इक्वेशन को अच्छा कर लेते हैं, तो कितना आएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 20। क्लियर है? देखिए अब इसमें जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू सेम 100 अपॉन 5, सॉरी 1, माई मिस्टेक, 1 घंटा ही लगा, तो आंसर क्या आएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 100। ठीक है, मेन था इस क्वेश्चन को समझना कि इस क्वेश्चन को कैसे समझा जाए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सबसे बेस्ट मेथड एलिमिनेशन मेथड है यहाँ पास में, अभी आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा। अगर मैं इन दोनों को देखूँ, ठीक है, तो अगर मैं ऐड करता हूँ तो वाई वाई घट कैंसिल हो जाएगा और x x 2x हो जाएगा, 100 और 20 120 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120/2 मतलब कि 60। तो x कितना आएगा?
60 किलोमीटर पर आवर। देखिए हमारा आंसर इतना ही आने वाला है, और इसको बिना इक्वेशन सॉल्व किए ही हम लोग, मैंने बता दिया था कि 60 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिजिक्स ऐसा चीज है कि आप बिना देखे बता सकते हैं कि आपका आंसर कितना है। ठीक है, इसीलिए ये सब चीज़ें काफ़ी मज़ेदार होती हैं। तो आई होप आप वाई भी निकाल लेंगे आराम से। कितना आने वाला है आपका वाई का आंसर, आप खुद ही बता सकते हैं कितना आएगा, मैंने करके बताया था। देखिए इधर से ये, इधर से ये, 80 + 20, देखिए कितना आ रहा है, = 60। ठीक है, वाई को इधर लिया, 20 को इधर लिया, 60 - 20 40। वाई कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, ओके। चलिए इसी तरीके से कितना क्वेश्चन बचा है, 5 क्वेश्चन बचा है। काफ़ी टाइम भी हो गया हमारे वीडियो को। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन जल्दी से बनाते हैं। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड विड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। मतलब कि हमारा जो भी एरिया होगा रेक्टेंगल का वो रिड्यूस हो जाएगा कितना, 9 स्क्वायर यूनिट। कब होगा, जब लेंथ रिड्यूस हो जाएगा 5 यूनिट, विड्थ हो जाएगा 3 यूनिट इंक्रीज्ड। अब हमको लेंथ और विड्थ तो मालूम नहीं, तो हमको अब पता चल गया कि वेरिएबल क्या लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, बहुत ही सिंपल सा है। लेट द लेंथ कितना, x मीटर, द ब्रेड्थ कितना, y मीटर। तो L इंटू बी कितना आएगा, L इंटू बी इज एरिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोलता है, लेंथ कितना रिड्यूस हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 5 यूनिट कम और ब्रेड्थ हो जाएगा 3 यूनिट ज़्यादा। तो लेंथ को 5 यूनिट कम कर दीजिए माइनस करके, मल्टीप्लाई है, ब्रेड्थ को 3 यूनिट बढ़ा दीजिए प्लस करके, टोटल यूनिट में से 9 यूनिट कम हो गया। देखिए ये लिखा हुआ है 9 यूनिट रिड्यूस्ड। टोटल में से, टोटल कितना था, x इंटू वाई यूनिट था। जब लेंथ में से 5 घटाए, विड्थ में 3 जोड़े, तो कितना हो गया, 9 यूनिट्स कम हो गया टोटल के टोटल। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, एक्स वाई, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा। -5y -15 इक्वल टू XY -9। XY और XY कैंसिल, यह आएगा 3x -5। 15 को आप उधर भी ले जा सकते हैं चाहे तो यह आएगा +15 - 9, तो आएगा 3x -5y इक्वल टू 15 में से 9 गया, कितना बचा, 6। ठीक है, सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब अगेन फिर से करते हैं हम लोग, चलिए। अब क्या बोला है, अब आपको समझ में आ गया होगा ये। इफ इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेड्थ को 2 यूनिट इंक्रीज करना है, तो एरिया 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 67। ठीक है, देखिए तो x को 3 बढ़ाइए, y को 2 बढ़ाइए, तो पूरे एरिया में कितना बढ़ जाएगा, 67 बढ़ जाएगा। तो देखिए इक्वेशन हमारा क्लियर है, x 2x प्लस 3y, 3 2 जा 6, xy प्लस 6x, xy और xy खत्म, 2x प्लस 3y, इसको उधर ले जाइए, तो 67 माइनस 6, तो कितना आएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 से गया तो 61। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी मेथड लगाइए और मुझे आंसर बताना मत भूलिएगा कि इसका आंसर आपका कितना आया। ठीक है, तो इसी तरीके से इस वीडियो को हम लोग अब यहीं क्लोज करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कि बेस्ड रहेगा इक्वेशन रिड्यूसिबल पे। मतलब कि हमारे जो भी इक्वेशंस हैं उसको कैसे रिड्यूस करेंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर कोई डाउट आता है आपको इस लेक्चर में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें भी प्रॉफिट होगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।